देखना शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यह हमारे लिए बहुत मददगार होगा। यह एक अविश्वसनीय कहानी है जिसमें दो बहुत करीबी भारतीय भाइयों का वर्णन है जो मलेशिया की यात्रा पर जाते हैं और अनजाने में प्रत्येक का संबंध युवा मलेशियाई बहनों के एक जोड़े से हो जाता है, जिससे दो वास्तव में अप्रत्याशित परिवार बन जाते हैं। राजेश और सुरेश सिर्फ भाई नहीं थे, वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। वे केवल 2 साल के अंतर से पैदा हुए थे और साथ-साथ बड़े हुए थे। उनका बंधन भाईचारे से कहीं बढ़कर था। माता-पिता के निधन के बाद वे एक दूसरे पर निर्भर रहे, कभी शादी नहीं की और हमेशा अपनी घनिष्ठ भाईचारे की भावना में एक दूसरे की रक्षा करते रहे। एक दिन राजेश की व्यापारिक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्यात से महत्वपूर्ण लाभ कमाना शुरू कर दिया। उसी समय सुरेश की आंतरिक सज्जा कंपनी भी फल फूल रही थी। उनके क्षेत्र शुरू में पूरी तरह से अलग लगते थे, लेकिन निर्माण स्थलों और औद्योगिक पार्कों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को अक्सर दोनों भाइयों के कौशल और सामग्रियों की आवश्यकता होती थी। इससे विदेशी ग्राहक एक साथ उनकी दोनों कंपनियों का उपयोग करने लगे। यदि अवसर मिलता तो राजेश सुरेश को परियोजनाओं की सिफारिश करते और इसके विपरीत भी, जिससे एक मजबूत तालमेल पैदा होता। वे एक दूसरे पर इतना भरोसा करते थे कि लोग मजाक में कहते थे, क्या आप निश्चित हैं कि आपने शादी नहीं की है? आप दोनों एक जोड़े की तरह हैं। दी लेकिन दोनों भाइयों को शादी से कोई आपत्ति नहीं थी और न ही वे विशेष रूप से इसके लिए उत्सुक थे। वे एक साथ रहने से संतुष्ट थे, अपने व्यस्त जीवन में लीन थे और एक दूसरे के लिए परिवार थे। वे परिवार साथी और सबसे अच्छे दोस्त सब एक साथ ही थे। फिर एक दिन राजेश ने घोषणा की कि वह नए व्यावसायिक अवसरों की तलाश में मलेशिया जाने की योजना बना रहे हैं। हे सुरेश, उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे साथ मलेशिया चलना चाहोगे? हमारे खरीदार विस्तार कर रहे हैं और दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत चर्चा है। मुझे लगता है कि हम व्यापार यात्रा को दर्शनीय स्थलों की यात्रा के साथ जोड़ सकते हैं। सुरेश ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। बहुत अच्छा लगता है। भले ही हम व्यस्त हों, हमें थोड़ा आराम करने, दुनिया देखने और नई चीजें सीखने की जरूरत है। और मैंने सुना है कि मलेशियाई अर्थव्यवस्था फल फूल रही है। दोनों भाइयों ने मिलकर तैयारी की और मलेशिया के लिए अपनी उड़ान में सवार होने से पहले अपने मौजूदा काम को सावधानीपूर्वक निपटाया। उन्होंने मलेशिया के कई शहरों का दौरा किया, सुंदर दृश्यों का आनंद लिया और संभावित व्यावसायिक साझेदारों की तलाश की। उनका प्राथमिक लक्ष्य यह देखना था कि क्या वे मौजूदा दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार मार्गों का विस्तार कर सकते हैं। दूसरा, वे मलेशिया से भारत में संभावित निर्यात उत्पादों की पहचान करना चाहते थे। लंबे समय तक जानकारी इकट्ठा करने और स्थानीय माहौल को समझने के बाद उन्होंने एक कैफे में आराम करने का फैसला किया। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। रुको, मेरा फोन कहाँ है? सुरेश ने बाथरूम से लौटने के बाद पूछा। उन्होंने अपना फोन टेबल पर रखा था, लेकिन अब वह गायब था। राजेश ने आश्चर्य से कहा, मेरा भी गायब है। दी दोनों फोन टेबल से गायब हो गए थे। कैफे का स्टाफ कोई सुराग नहीं दे सका। दोनों भाई हक्के बक्के रह गए और चारों ओर खोजने लगे। तभी दो स्थानीय पुरुष उनके पास आए और अंग्रेजी और मलय के मिश्रण में इशारों और बातचीत के साथ मदद की पेशकश की। राजेश और सुरेश ने एक दूसरे की ओर देखा, यह सोचकर
कि क्या इस स्थिति में कोई वास्तव में मदद करने के लिए आगे आएगा। हालांकि फोन के बिना स्थानीय पुलिस या किसी और से संपर्क करना मुश्किल था। अंततः दोनों भाइयों ने उन दोनों पुरुषों का उनके सुझाए गए स्थान पर पीछा करने का फैसला किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह निर्णय इतना हंगामा खड़ा करेगा। उन्होंने भोलेपन से सोचा कि वे दोनों वास्तव में उनकी मदद करना चाहते थे। यह इसलिए था क्योंकि दोनों भाई स्वाभाविक रूप से दूसरों पर भरोसा करते थे और दयालु थे। हालांकि वे थोड़ी अंग्रेजी जानते थे, लेकिन स्थानीय लहजे में रोजमर्रा की बातचीत में संवाद करना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। कुछ प्रयासों और इशारों के बाद वे आखिरकार उन दोनों पुरुषों के साथ एक आलीशान दिखने वाली इमारत की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने अच्छी पोशाक वाली महिलाओं को देखा। दोनों भाई समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वे अजीब तरह से खड़े थे। तभी एक बॉस जैसा दिखने वाला आदमी दौड़ता हुआ आया और कुछ सवाल पूछे, फिर अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया। ऐसा लगा कि वे पुरुष ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने भाइयों को बैठने का इशारा किया। शुरू में दोनों भाई इस स्थिति के बारे में सिर्फ उत्सुक थे। उन्होंने इशारों से समझाने की कोशिश की कि उन्हें अपने फोन खोजने की जरूरत है। हालांकि वहां के लोगों ने अजीब तरह से उन्हें नए फोन खरीदने की पेशकश की और उन्हें एक दस्तावेज दिखाया। यह विवाह मिलान से संबंधित एक सहमति पत्र जैसा लग रहा था। तभी भाइयों को एहसास हुआ, क्या यह वही अंतर्राष्ट्रीय विवाह एजेंसी है जिसके बारे में हमने केवल सुना है। उन्होंने समाचारों और मुहजबानी से जाना था कि ऐसी एजेंसियां मलेशिया और अन्य देशों में मौजूद हैं, जो अक्सर वैध और अवैध के बीच की रेखा को धुंधला करती हैं। यहां तक कि अच्छी पोशाक वाली महिलाएं भी कुछ असहज लग रही थीं। अचानक उन्हें अंदर के कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। एक महिला की आवाज। एक बेचैनी की भावना मन में आई और दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। एजेंसी का मालिक तब दो रोती हुई महिलाओं को डांटा। ऐसा मत करो, उसने कहा। अगर तुम यहां भारतीय पतियों से मिलने आई हो, तो तुम्हें कुछ बुनियादी शिष्टाचार दिखाना होगा। वे महिलाएं रोती रहीं। उनमें से एक ने हिंदी में कहा, हमें क्या करना चाहिए? दोनों भाइयों ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। रुको, क्या तुम हिंदी बोलती हो? सुरेश ने सावधानी से पूछा। महिलाओं में से एक प्रिया ने सिर हिलाया और जवाब दिया, थोड़ा सा। मैंने स्कूल में थोड़ी हिंदी सीखी थी। महिलाओं ने अपना परिचय बहनों के रूप में दिया। प्रिया बड़ी बहन और दिया छोटी बहन। उन्होंने समझाया कि वे कठिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण यहां आई थीं। एजेंसी में आने से पहले उन्होंने सुना था कि अगर दोनों बहनें एक साथ अंतर्राष्ट्रीय विवाह करती हैं, तो उनके माता-पिता का समर्थन करने के लिए एक बड़ी राशि मिलेगी। तो उन्होंने आंसू के साथ इस रास्ते को चुना। हालांकि बॉस और एजेंसी ने अधिकांश पैसे ले लिए थे और इन महिलाओं का शोषण किया जा रहा था। प्रिया और दिया हताशा में रोती रहीं, कहती रहीं कि वे भागना चाहती हैं, लेकिन उनके पासपोर्ट एजेंसी ने ले लिए थे। उन्हें अजनबियों, भाइयों से बात करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें बड़े भारतीय पुरुषों के साथ जबरन जोड़ी बनाने की धमकी दी गई थी और सहन करने के लिए कहा गया था। यह सुनकर भाइयों को गुस्सा आ गया। वे मदद नहीं कर सके, लेकिन विस्मय से कहा, ये लोग बहुत घृणित हैं। राजेश और सुरेश दोनों दयालु थे और जरूरतमंदों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्हें विशेष रूप से इन युवा बहनों के इस तरह के शोषण पर दुख हुआ। एजेंसी का मालिक उनकी भावनाओं से बेखबर था। वह अंग्रेजी और मलय के मिश्रण में भाइयों को कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता रहा।
यह वादा करते हुए कि वह उन्हें अच्छी पत्नियों से मिलवाएगा। हालांकि राजेश और सुरेश ने इशारों से संवाद किया, बहनों को बचाने और वहां से तुरंत निकलने की योजना बनाई। उन्होंने जानबूझकर कागजात की जांच करने का नाटक किया, समय बिताते हुए जैसे कि वे हस्ताक्षर करने वाले थे। इस बीच उन्होंने गुप्त रूप से बहनों को सुझाव दिया, आइए हम सब एक साथ यहां से निकलें। बहनों ने भाइयों को आश्चर्य से देखा। सच में, लेकिन हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, डी राजेश ने दृढ़ता से जवाब दिया। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। जब बॉस ने हस्ताक्षर करने पर जोर दिया तो भाइयों ने सहमति व्यक्त की, लेकिन कहा कि उन्होंने अपने फोन खो दिए हैं और उन्हें नए फोन खरीदने में मदद की जरूरत है। बॉस के दृष्टिकोण से उसने सोचा कि इन अमीर भारतीय पुरुषों ने स्थिति को गलत समझा है, लेकिन उसके पास एक सौदा करने का अवसर था, इसलिए वह खुशी-खुशी सहमत हो गया। उसने भाइयों और बहनों को अस्थायी रूप से काउंटर की ओर जाने की अनुमति दी, यह सोचते हुए कि यह एक आशाजनक सौदा था। उस समय में दोनों भाई स्वाभाविक रूप से कार्यालय क्षेत्र में चले गए और सौभाग्य से उन्हें एक अलमारी में रखे पासपोर्ट मिले। यह महसूस करते हुए कि उन्हें क्या मिला है, उन्होंने तुरंत बहनों के पासपोर्ट वापस ले लिए और एजेंसी द्वारा उपयोग किए गए अवैध दस्तावेजों और लेन-देन रिकॉर्ड को देखा। वे अपने स्मार्टफोन से चुपके से तस्वीरें लेना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके दोनों फोन गायब थे। हालांकि बहनों को बचाना उस पल की प्राथमिकता थी। दोनों भाई और बहनें बिना बॉस और एजेंसी के ध्यान दिए तथाकथित दुल्हन प्रतीक्षा कक्ष से बाहर निकलने में कामयाब रहे। सौभाग्य से उस इमारत में एक पिछला दरवाजा था और वे सफलतापूर्वक भाग निकले। हालांकि भागना अंत नहीं था। दुर्भाग्य से कुछ एजेंटों को भाइयों पर शक होने लगा और उन्होंने उनका पीछा किया। कई गलियों में उन्मादी दौड़ के बाद वे उनसे छुटकारा पाने में कामयाब रहे। दोनों भाई दिन के उजाले में हुई इस पीछा से भ्रमित थे और बहनें भी डर गई थीं। भागने के बाद चारों एक साधारण रेस्तरां की छत पर छिप गए और थोड़ी देर बात की। यह कैसे हुआ? राजेश ने पूछा। हमें पैसे की सख्त जरूरत थी, प्रिया ने जवाब दिया। हमारे माता पिता बीमार हैं और हमें चिकित्सा खर्चों की जरूरत है। बहनों की कहानी सुनकर दोनों भाइयों को और भी सहानुभूति हुई। चूंकि उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी, वे पैसे की जरूरत की निराशा को समझते थे। इस बिंदु पर चारों ने एक दूसरे पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया। भाइयों के पास फोन नहीं थे। बहनों ने अभी-अभी अपने पासपोर्ट वापस लिए थे और वे अभी भी बिना पैसे और सुरक्षा के असुरक्षित स्थिति में थीं। सौभाग्य से राजेश ने पासपोर्ट वापस लेते समय डेस्क ड्रॉर में दोनों भाइयों के फोन चुपके से ढूंढ लिए थे। चाहे एजेंटों ने पीछे से चुराए हों या एजेंसी के मालिक को दिए गए हों फोन, वापस मिलना एक बड़ी राहत थी। मुझे फोन मिल गया, राजेश ने विस्मय से कहा। भगवान का शुक्र है। सुरेश ने राहत की सांस ली, साथ ही अपने फोन को चालू किया। तुरंत रोमिंग सिग्नल दिखाई दिया, साथ ही व्हाट्सएप और ईमेल सूचनाएं भी। उन्होंने शुरू में दूतावास या पर्यटन पुलिस से संपर्क जानकारी खोजने की कोशिश की, लेकिन बहनों ने ऐसा न करने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें डर था कि वे एजेंटों से जुड़े हो सकते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारे भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं, प्रिया ने समझाया। भाइयों ने सहमति में सिर हिलाया। अब चुपचाप काम करना अधिक सुरक्षित था। वे शहर के विभिन्न स्थानों पर कुछ दिनों तक छिपे रहे। भाइयों ने बहनों से पूछा कि क्या वे घर लौटने पर विचार कर रही हैं, लेकिन बहनों को डर था कि शादी एजेंसी उनके परिवार के साथ क्या कर सकती है।
क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान पत्र पहले ही सौंप दिए थे। उन्होंने अनिच्छा से भाइयों के साथ रहना सुरक्षित समझा। इस बीच भाइयों ने इस बेईमान विवाह एजेंसी को अन्य तरीकों से जड़ से खत्म करने का फैसला किया। शुक्र है, उन्होंने सबूत इकट्ठा करने, अनुवादक खोजने और स्थानीय वकीलों से संपर्क करने के लिए अपने गृहनगर के सहकर्मियों और परिचितों से संपर्क किया। उन्हें कुछ कानूनी सलाह मिल सकी। बहनों की मदद से उन्होंने एजेंसी के संचालन, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सूची का एक सारांश संकलित किया और पुलिस के बजाय एक अधिक विश्वसनीय गैर सरकारी संगठन को सूचित किया। कुछ दिनों बाद एजेंसी के मालिक और एजेंटों को स्थानीय छापेमारी में गिरफ्तार कर लिया गया। बहनों और भाइयों ने अवैध मिलान के बारे में गवाही दी। हालांकि कई अन्य भ्रष्ट संगठन अब भी एजेंसी से जुड़े थे, कुछ एजेंटों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था और वे भाइयों का पीछा कर रहे थे। इस कठिन परिस्थिति में बहनों को भाइयों का अधिक से अधिक एहसानमंद महसूस होने लगा। आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? प्रिया ने पूछा। सुरेश ने ईमानदारी से जवाब दिया, अब जब हम भाइयों ने यह स्थिति देखी है तो हम चुप नहीं बैठ सकते। दोनों भाइयों ने यह भी जोड़ा, उम्र का बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए गलत न समझे। हम आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपका फायदा उठाया जाए। उन्हें एहसास हुआ कि भावनाएं विकसित हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने बहनों को चोट न पहुंचाने के लिए सावधानी बरतने की कोशिश की। उस पल से दोनों भाइयों और बहनों ने एक साथ एक वास्तविक छुट्टी का आनंद लेना शुरू कर दिया। परेशान करने वाली घटनाओं के बावजूद दोनों भाइयों ने मलेशिया के पर्यटन स्थलों, पारंपरिक बाजारों, रेस्तरां और कैफे का दौरा किया, बहनों के साथ यादें बनाईं। प्रिया और दिया भारत के भाइयों के साथ विदेश में छुट्टी मनाने का आनंद ले रही थीं, जैसे उन्होंने अतीत में भारतीय नाटक देखे थे। वे खूबसूरत समुद्र तटों पर गए और एक दूसरे के जीवन की कहानियां साझा कीं। रात में उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी के मिश्रण में एक दूसरे से सवाल पूछे। आप दोनों ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? प्रिया ने पूछा। राजेश ने जवाब दिया, खैर, हम अपने व्यवसायों में व्यस्त थे और हमने सोचा कि हमें शादी के बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक दूसरे के रूप में परिवार और दोस्त हैं, इसलिए हम अकेले नहीं हैं। बहनों को यह सोचने का तरीका दिलचस्प लगा। मलेशिया में शादी और परिवार बहुत महत्वपूर्ण मूल्य हैं, लेकिन भाइयों का सोचने का तरीका अधिक आरामदेह था। हालांकि भाइयों द्वारा दिखाई गई गर्मजोशी और जिम्मेदारी की भावना उन पुरुषों की छवि से पूरी तरह से अलग थी, जिन्हें बहनें जानती थीं। शायद उनकी संस्कृतियां अलग थीं, इसलिए एक दूसरे के प्रति आकर्षण और भी स्पष्ट हो गया। समय के साथ प्रिया और दिया भाइयों पर अधिक से अधिक निर्भर हो गईं। भाइयों ने भी महसूस किया कि बहनें भोली, पवित्र और विचारशील थीं। जैसे जैसे उन्होंने एक साथ समय बिताया, आकर्षण की भावना स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगी। हालांकि भाइयों को इस बात से परेशानी हुई कि वे 50 के दशक में थे, जबकि बहनें 20 के दशक में थीं। उन्हें लगा कि उम्र का अंतर बहुत बड़ा है। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि बहनें शायद परिस्थितियों के कारण ही उन पर निर्भर थीं। लेकिन बहनों ने भाइयों की चिंताओं को समझ लिया। एक दिन जब वे एक शांत कैफे में बैठे थे, प्रिया ने कहा, हमने कम उम्र में इतने कठिन अनुभव किए हैं, लेकिन अब हम अपनी पसंद खुद बनाना चाहते हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो वास्तव में हमारा सम्मान करे। दिया ने सिर हिलाया और जोड़ा, बिल्कुल, हम वयस्क हैं और यह तय कर सकते हैं कि हमें क्या पसंद है और हम किस लिए जीना चाहते हैं। भाई इन बातों से हैरान थे।
लेकिन वे अभी भी झिझक रहे थे। यह सोच रहे थे कि क्या वे शादी के लिए बहुत देर हो चुकी है। इसके अलावा उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि बहनों के माता-पिता उनके बारे में क्या सोचेंगे। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे माता-पिता को इस बात की अधिक चिंता है कि क्या हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारा सम्मान करता है और हमें खुश रख सकता है, बजाय इसके कि हम किससे मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम किसी एजेंसी द्वारा बेचे जाने के बजाय सच्चे प्यार से निर्णय लेते हैं, तो वे बहुत खुश होंगे। हालांकि प्यार के बढ़ने के बावजूद दोनों भाइयों और बहनों को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। बेईमान विवाह एजेंसी से जुड़े भ्रष्ट पुलिसकर्मी सामने आए। उन्होंने समूह पर अवैध कृत्यों के बेतुके आरोप लगाए और पैसे की मांग की। भाइयों को एक पल के लिए घबराहट हुई, लेकिन बहनों ने स्थानीय भाषा में बात की और पुलिस की धमकियों का खंडन किया। उन्होंने झांसा दिया, दावा किया कि वे एक गैर सरकारी संगठन से जुड़ी थीं और सबूत सौंप दिए थे। पुलिसकर्मी तब पीछे हट गए, बड़बड़ाते हुए। उस घटना के बाद भाइयों ने फिर से महसूस किया कि बहनें कितनी बहादुर और बुद्धिमान थीं। बहनों ने भी भाइयों की ईमानदारी और विश्वसनीयता को और गहराई से महसूस किया। घटनाओं के इस भाग्यवादी मोड़ में चारों का रिश्ता सहानुभूति या परोपकार से बढ़कर एक दूसरे की ताकत का स्रोत बन गया। फिर एक दिन सुरेश ने सावधानी से प्रिया से अपने प्यार का इजहार किया और राजेश ने दिया से अपने प्यार का इजहार किया, यह कहते हुए कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। शुरू में बहनों और भाइयों को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन अपने दिल की गहराइयों में वे पहले से ही अपनी भावनाओं को जानती थीं। उन्होंने एक साथ रोया और हंसे, कठिन परिस्थितियों पर काबू पाया और एक दूसरे की गहरी मानवता को समझा। बहनों ने एक साथ कृतज्ञता, स्नेह और सम्मान महसूस किया और भाइयों ने भी रक्षात्मक प्रवृत्ति और आंतरिक गर्मजोशी महसूस की। उम्र के बड़े अंतर के कारण मुझे थोड़ा अपराध बोध हो रहा है, राजेश ने ईमानदारी से दिया से कबूल किया। दिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप कैसा महसूस करते हैं? शुरू में मैं और मेरी बहन चिंतित थीं। मुझे संदेह था कि क्या हमारा इस्तेमाल किया जा रहा था, या क्या वे उम्र के अंतर के कारण हमें अजीब तरह से देखेंगे। लेकिन समय के साथ मुझे अधिक देखभाल महसूस हुई और यह मेरे जीवन में पहली बार था जब मुझे इतना आरामदायक और सुरक्षित महसूस हुआ। क्या यह पर्याप्त नहीं है? दोनों भाइयों और बहनों ने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और एक जोड़ा बनने का फैसला किया। बेशक आधिकारिक दस्तावेज और विवाह प्रक्रियाएं अभी भी थीं। बहनें और भाई दोनों शादी करना चाहते थे यदि संभव हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विवाह की औपचारिकताएं जटिल थीं और इसके लिए बहुत सारे कागजी कार्रवाई की आवश्यकता थी। मलेशिया और भारत के बीच कई चीजों की पुष्टि की जानी थी। चारों इसे चरण दर चरण हल करेंगे। दोनों भाइयों ने बहनों के ग्रामीण गृहनगर का भी दौरा किया और खुद को उनके माता-पिता से मिलवाया। उनके माता-पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन वे भाइयों की ईमानदारी और गंभीर रवैये से आश्वस्त हुए। बेशक उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे, जैसे, क्या आप वास्तव में हमारी बेटियों से शादी करने वाले हैं? क्या वे भारत में ठीक से रह पाएंगी? क्या आप उनके साथ अनुचित व्यवहार करेंगे? भाइयों ने सभी सवालों के जवाब दिए। हमारे कई दोष हैं, लेकिन हम एक साथ खुशी से रहने की पूरी कोशिश करेंगे। दोनों भाइयों ने भारत में रहने वाले रिश्तेदारों और परिचितों के माध्यम से
मलेशियाई बहनों के परिवार को कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान की। उन्होंने व्यावहारिक पहलुओं में मदद करने की कोशिश की, जैसे कि बहनों के माता-पिता को चिकित्सा सहायता और नौकरी के संपर्क प्रदान करने का प्रयास करना, जो गरीबी और बीमारी से पीड़ित थे। हालांकि इस समर्थन का मकसद उन लोगों की मदद करना था जो उनके परिवार बनने वाले थे, न कि परोपकार। बहनों ने इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उन्हें भाइयों का एहसान चुकाने का अवसर मिलेगा। एक बार जब मलेशिया की यात्रा की व्यवस्था हो गई, तो दोनों भाई और बहनें अस्थायी रूप से भारत लौट आए। उन्हें अपने व्यवसायों की जांच करनी थी और अंतर्राष्ट्रीय विवाह की तैयारी करनी थी। अपनी व्यापारिक कंपनी और आंतरिक सज्जा कंपनी को मलेशिया से जोड़ने की संभावना बढ़ती जा रही थी और वे बहनों द्वारा प्राप्त स्थानीय जानकारी और संपर्कों के माध्यम से इसे और विकसित करने में सक्षम थीं। अब से हम अपनी शक्तियों का भी उपयोग करेंगे, प्रिया और दिया ने कहा। उन्होंने नए विपणन तरीकों का सुझाव दिया। उदाहरण के लिए, वे मलेशिया में भारतीय बाजार के लिए उपयुक्त लोकप्रिय आंतरिक सज्जा और फैशन के सामान ढूंढ सकते हैं और फिर उन्हें निर्यात कर सकते हैं। इस तरह दोनों भाइयों और बहनों ने सार्वजनिक क्षेत्र में भी सहयोग करना शुरू कर दिया। यह सिर्फ रोमांटिक भावनाएं नहीं थीं, बल्कि उनके व्यावहारिक जीवन और भविष्य को साझा करने और एक वास्तविक परिवार बनने की प्रक्रिया थी। समय के साथ वे धीरे-धीरे एक दूसरे की जीवन शैली के आदी हो गए। बहनों ने पहली बार भारतीय जीवन का अनुभव किया, सब कुछ दिलचस्प पाया और अनुकूलन करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने हिंदी भाषा के स्कूलों में भी दाखिला लिया और अधिक मेहनत से पढ़ाई की। दोनों भाई उनके लिए हिंदी पाठ्य पुस्तकें लाए और एक साथ शब्द याद किए। जैसे ही शांत दिन जारी रहे, प्रिया और दिया को लगने लगा कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है। कुछ गलत होने का संदेह होने पर वे अस्पताल गए, जहां दोनों को गर्भवती होने का पता चला। बहनों को एक पल के लिए आश्चर्य हुआ, लेकिन जल्द ही खुशी के आंसू बहाए। उसी दिन उसी अस्पताल में दोनों बहनें एक ही भाई के बच्चे से एक साथ गर्भवती हुईं। ऐसा केवल टीवी नाटकों में ही संभव लगता था। यह खबर सुनकर भाइयों को इतनी खुशी हुई कि वे बोल नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि देरी करने का कोई कारण नहीं है, भले ही उनकी शादी के औपचारिक दस्तावेज अब भी पूरे न हुए हों। दूसरे लोग उम्र के अंतर को देख सकते हैं और उनकी शादी के कारण पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जब भाइयों ने इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा, तो वे केवल कृतज्ञता महसूस कर सकते थे। हम शादी कर लेते हैं। आइए, हम औपचारिक रूप से, विधिपूर्वक और पूरे दिल से जल्दी से एक वास्तविक पति-पत्नी बन जाएं। राजेश ने दिया से शादी का प्रस्ताव रखा और सुरेश ने बदले में प्रिया से शादी का प्रस्ताव रखा। बहनों ने पहले ही अपना मन बना लिया था। इस तरह चारों ने आखिरकार शादी की तैयारी शुरू कर दी। बेशक शादी की प्रक्रिया अपेक्षा से अधिक जटिल थी। उन्हें मलेशिया और भारत से दस्तावेज तैयार करने थे और बहनों की गर्भावस्था को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द औपचारिकताएं पूरी करनी थीं। दोनों भाइयों ने विभिन्न देशों के कानूनों और विनियमों को सही ढंग से समझने के लिए वकीलों और प्रशासनिक स्क्राइब्स की मदद भी मांगी। शादी की तैयारी करते हुए चारों ने रात भर बातें की और उत्साहपूर्वक समारोह कहाँ आयोजित किया जाए, इस पर चर्चा की। उन्होंने पहले भारत में एक समारोह आयोजित करने का फैसला किया और फिर मलेशिया में अपने माता-पिता और रिश्तेदारों के साथ एक छोटी पार्टी करने का फैसला किया। अंततः
समय बीत गया और दिल्ली में कहीं एक वेडिंग हॉल में एक छोटा और आरामदायक विवाह समारोह आयोजित किया गया। रिश्तेदार और परिचित उपस्थित थे और बहनों के माता-पिता भी भारत आने के लिए इतनी परेशानी से आए। हर कोई चिल्लाया कि यह एक टीवी नाटक में शादी जैसा था। बहनें सुंदर साड़ी पहने हुए थीं, जबकि भाई साफ-सुथरे सूट में एक दूसरे को देख रहे थे। मेहमानों ने एक साथ शादी करने वाले दो जोड़ों को देखकर संतुष्टि से मुस्कुराया। विशेष रूप से भाइयों के परिचितों ने ताली बजाई और कहा, जिन भाइयों ने कहा था कि वे शादी नहीं करेंगे, उन्होंने इतना सुंदर परिणाम हासिल किया है। इस शादी के बाद वे मलेशिया लौट आए और एक और उत्सव आयोजित किया। बहनों के गृहनगर में एक पार्टी आयोजित की गई, जिसमें पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, पारंपरिक भोजन साझा किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। भाइयों ने भी मलेशियाई संस्कृति के अनुरूप औपचारिक कपड़े पहने। बहनों के माता-पिता ने अपने दोनों दामादों को स्वीकार किया और उत्सव वाले घर को रोशन किया। इस तरह दोनों भाई और बहनें एक पूर्ण परिवार बन गए, जिन्हें भारत और मलेशिया दोनों में परिवार के रूप में मान्यता मिली। और चूंकि वे 7 से 8 महीने की गर्भवती थीं, बहनों के पेट बड़े होते जा रहे थे। भाई काम में व्यस्त थे, लेकिन वे बहनों के साथ बच्चे के जन्म की तैयारी के लिए जितना हो सके उतना समय निकालते थे। बहुत कुछ सीखना था, जैसे पोषण पूरक प्रसूति स्त्री, रोग संबंधी जांच, प्रसव पूर्व शिक्षा और पालन पोषण की जानकारी। दोनों भाई शिशु उत्पादों, शिशु के नाम और कमरे की सजावट चुनते समय एक साथ हंसे और बातें कीं। भाइयों की वास्तविक भावना यह थी कि वे 50 के दशक में बड़े पिता थे, लेकिन उन्हें और भी अधिक प्यार और उत्साह महसूस हुआ। शुरू में आसपास के लोगों ने इन दो जोड़ों को थोड़ा अजीब तरह से देखा, लेकिन समय के साथ वे यह महसूस करने लगे कि वे एक दूसरे की कितनी परवाह करते थे और ईमानदारी से प्यार करते थे, और उन्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता-पिता के बीच उम्र का अंतर उस दुनिया में इतना मायने नहीं रखता था, जहां दो बच्चे जन्म लेने वाले थे। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वे अपने माता-पिता बनने में हुई देरी की भरपाई के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगे और बेहतर माता-पिता बनेंगे। और बहनों ने उत्सुकता से कहा, हम भी भारत में जड़ें जमाने की कोशिश करेंगे और माता-पिता की देखभाल करते हुए जीने की कोशिश करेंगे। इस तरह 50 के दशक के मध्यम आयु वर्ग के भाई और 20 के दशक की मलेशियाई बहनें मिली, प्यार में पड़ी और कई घटनाओं के माध्यम से एक परिवार का गठन किया। उम्र, राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक अंतर जैसी विभिन्न बाधाएं थीं, लेकिन यह संभव था क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण क्षणों में एक दूसरे पर भरोसा किया और मदद की और एक दूसरे के साथ संवाद करने की कोशिश की। शुरू में यह एक विकृत रिश्ता था, जैसे बचावकर्ता और पीड़ित, लेकिन समय के साथ वे समान भागीदार बन गए। अब वे वास्तव में भविष्य के परिवार की योजना बना रहे हैं, एक प्यार भरे पति-पत्नी और व्यावसायिक भागीदार बन रहे हैं। यह कहानी हमें एक सरल सबक सिखाती है। लोगों के बीच सच्ची एकता और प्यार अप्रत्याशित क्षणों में आ सकता है और हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। उम्र के अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों जैसी कई बाधाएं हैं, लेकिन अंततः लोगों के दिलों को जोड़ने वाली मौलिक शक्ति आपसी सम्मान और ईमानदारी है, जैसा कि इस कहानी के नायकों ने खुद प्रदर्शित किया है। एक और सबक यह है
कि अन्याय और भ्रष्टाचार अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं और अधिकारहीन और संकटग्रस्त लोगों का अक्सर शोषण होता है। इसलिए किसी को इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, किसी को बहादुर होना चाहिए और किसी को गर्मजोशी भरा हाथ बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने एक साथ अनुभव किया कि इस समय का सबसे शक्तिशाली हथियार पैसा या शक्ति नहीं, बल्कि साहस, एकता और प्यार है। अंत में यह कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में वास्तविक खुशी क्या है और एक दूसरे की जिम्मेदारियों को कैसे गले लगाना और उठाना महत्वपूर्ण है। 50 के दशक के मध्यम आयु वर्ग के भाई एक नया प्यार और परिवार विकसित कर सकते हैं और 20 के दशक की मलेशियाई बहनें कभी-कभी दर्द से बाहर निकल सकती हैं, खुद को चुनौती दे सकती हैं और बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकती हैं। इन दोनों लोगों के बीच का प्यार भाग्य द्वारा तय किए गए की तरह मिला, तथाकथित सामान्य ढांचे को तोड़ दिया और इसके बजाय अपूर्ण परिस्थितियों और अनगिनत संकटों में और भी मजबूत हो गया। ये दोनों जोड़े अब अपने व्यवसायों का विस्तार कर रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, साथ ही भारत और मलेशिया के बीच आते जाते हुए एक खुशहाल परिवार बना रहे हैं। एक दिन जब बच्चे बड़े होंगे और अपने माता पिता की प्रेम कहानी के बारे में पूछेंगे, तो वे शर्माते हुए लेकिन गर्वित आवाज में जवाब देंगे, बहुत पहले जब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, तब आपके 2 पिता और 2 माताएं मलेशिया में संयोग से मिले थे। लेकिन यह नियति बन गया और ये प्यारे बच्चे पैदा हुए। शायद यह कुछ लोगों को एक लापरवाह निर्णय लग सकता है। हालांकि वे बिना डगमगाए हाथ में हाथ डाले रहे और उन्होंने अपनी चमत्कारी मुलाकात को अपने जीवन का सबसे अच्छा उपहार बना दिया। उन्होंने उस यात्रा में दिखाई गई गर्मजोशी और समर्पण ने एक बार फिर इस पुराने सत्य को साबित किया कि प्यार अंततः सब कुछ जीत लेता है। यह 50 के दशक के भाइयों और 20 के दशक की बहनों के बीच एक सुंदर अंतर्राष्ट्रीय विवाह की कहानी है। वर्षों से भारत और मलेशिया के 2 परिवार और भी करीब आ गए हैं। शादी के बाद दोनों जोड़े एक परिवार बन गए और एक दूसरे के जीवन को गहराई से समझना शुरू कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे से प्यार करते हुए। राजेश और सुरेश भाई अब 2 बहनों के माता-पिता और जीवन साथी हैं, जो नई पीढ़ी को रास्ता दिखाते हुए परिवार के मजबूत स्तंभ बन गए हैं। उनका परिवार संस्कृति और उम्र के अंतर से परे है और एक साझा लक्ष्य के साथ एकजुट है। वह एक सुखी जीवन था, जहां उन्होंने एक दूसरे की देखभाल की और प्यार किया और एक साथ आगे बढ़े। दिल्ली के एक शांत पड़ोस में एक धूप वाली वसंत सुबह, एक अपार्टमेंट इमारत के सामने के आंगन में, जहां परिवार इकट्ठा होते हैं, बड़े फूल के गमले और एक सच्चा छोटा बगीचा है। भाई बहनें और बच्चे एक साथ इकट्ठा हुए, हंसी और सुखद बातचीत से भरे हुए यह दृश्य एक चित्र जैसा था। राजेश और सुरेश ने सावधानीपूर्वक तैयार की गई नाश्ते की मेज, बच्चों की तस्वीरों वाले फोटो फ्रेम और पारिवारिक यादों वाले हाथ से लिखे पत्र रखे थे और एक बैनर लटका हुआ था, जिस पर लिखा था, मैं अपने घर से प्यार करता हूँ। यह छोटी सी सुबह की सभा उनके द्वारा तय किए गए कठिन मार्ग को याद करने और वर्तमान की गर्मजोशी और खुशी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का क्षण था। भाई, हमने पहले कभी किसी बात पर इतना पछतावा नहीं किया, सुरेश ने कहा। इसके बजाय मुझे लगता है कि हम एक दूसरे की मदद से कदम दर कदम आगे बढ़ पाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर रहे और एक दूसरे को ताकत दी।
तभी यह क्षण संभव हो पाया। अपने बच्चों की हंसी को देखते हुए उनकी मुस्कुराहट में लंबे समय से जमा भाईचारा और पारिवारिक प्यार बरकरार था। समय के साथ इस परिवार ने हर सप्ताहांत और छुट्टी पर एक साथ यात्रा करना शुरू कर दिया। पहली यात्रा गोवा की थी, जो भारत का एक पश्चिमी तटीय राज्य है। भाई बहन और यहाँ तक कि छोटे बच्चे, जिन्होंने अभी-अभी अपने जीवन में पहला कदम रखा था, एक जहाज पर चढ़े गोवा के नीले समुद्र और चमचमाती तटरेखा का आनंद लेते हुए, गोवा की ताजी हवा में सांस लेते हुए, परिवार एक शांत समुद्र तट पर अलाव के चारों ओर इकट्ठा हुआ। राजेश समुद्र तट पर लेटे हुए थे, बच्चों के साथ रेत के महल बना रहे थे और कहा, हम सब एक साथ हैं और मैं खुश हूं। सुरेश गोवा के पारंपरिक भोजन का स्वाद लेते हुए हंसी से फूट पड़े। उस रात परिवार तारों भरे आसमान के नीचे बैठा अपने सपनों और भविष्य के बारे में बात कर रहा था और एक बार फिर अपने दिलों में प्यार की पुष्टि की। यात्रा के दौरान बनी अनगिनत यादें एक-एक करके पारिवारिक एल्बम में दर्ज की गईं और एक दूसरे के चेहरों पर झलकी खुशी अभी भी एक सुंदर याद है, जिसे समय बीतने के बाद भी नहीं भुलाया जा सकता। मलेशिया में परिवार ने एक पुराने पारंपरिक गांव का दौरा किया, पूर्वजों से जीवन की ज्ञान और मूल्यों को सीखा और भारत में उन्होंने मौसमों के परिवर्तन में प्रकृति और मानव जाति के बीच सामंजस्य का अनुभव करके कृतज्ञता महसूस की। समय के साथ नए जीवन के चमत्कार एक के बाद एक इन दो परिवारों में आए। पहले बच्चे के जन्म के बाद दोनों परिवार और भी सक्रिय हो गए। बच्चे प्यार और ज्ञान में बड़े हुए, अपने माता-पिता, दादा-दादी और अन्य विभिन्न रिश्तेदारों से सीखते हुए। भाई-बहनों ने व्यक्तिगत रूप से बच्चों को दिखाया कि प्यार सब कुछ जीत लेता है और उन्हें हमेशा एक दूसरे को संजोने और देखभाल करने के मूल्यों को सिखाया। एक दिन एक आलसी गर्मी की दोपहर में एक शांत पार्क में पारिवारिक पिकनिक का आनंद लेते हुए राजेश और सुरेश भाइयों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और अतीत को याद किया। जब हम मलेशिया में मिले थे, वह वास्तव में मेरे लिए अविश्वसनीय बात थी, राजेश ने कहा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सभी कठिनाइयों ने हमें इतना मजबूत बनाया। सही है, जान जोखिम में डालकर एक दूसरे की मदद करने की यादें हमारे पूरे परिवार को मजबूती से बांधे रखती हैं, टी सुरेश ने जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे भी इस ईमानदारी को जानें। बच्चे सिर्फ भाई बहनों की कहानियों को आश्चर्य से सुन रहे थे। उनकी आंखों में भविष्य की उम्मीद और आशा भरी थी। पूरे परिवार ने कसकर हाथ पकड़े और जीवन की ऐसी स्वीकारोक्ति साझा की, जिसमें पछतावे की कोई जगह नहीं थी। हमने इस रास्ते को चुनने का कभी पछतावा नहीं किया। हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा, उन सभी ने कहा। अनजाने में मौसम बदल गया और फसल का शरद ऋतु आ गया। अपने व्यस्त जीवन में भी परिवार ने हमेशा एक दूसरे से मिलने के लिए समय निकाला। हालांकि उनके व्यक्तिगत व्यवसायों और जीवन में चुनौतियां थीं, लेकिन इन दो परिवारों ने उनमें सच्ची खुशी पाई। एक दिन एक बड़ी पारिवारिक सभा आयोजित की गई, जहां एक जगह इकट्ठा हुए। सभी लोगों ने अपनी चिंताओं, उपलब्धियों और दुखों को साझा किया और ईमानदारी से बातचीत की। जब हम जीवित होते हैं, तो कभी-कभी हमें परेशानी और दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः यह सब हमें मजबूत बनाता है, सुरेश ने कहा। हाँ, मुझे नहीं पता कि इस पल में अपने परिवार के साथ हंसना और रोना कितना बड़ा आशीर्वाद है, डी राजेश ने जोड़ा।
उस रात भाई बहन और बच्चे एक बड़ी मेज के चारों ओर बैठे थे, सावधानीपूर्वक तैयार किए गए व्यंजन साझा कर रहे थे और अपने जीवन की कहानियों को साझा कर रहे थे। एक दूसरे की आंखों में इस पल के लिए कृतज्ञता और खुशी थी, न कि पछतावा या निराशा। बातचीत में भाई बहनों ने कहा, यह रास्ता सही है। हमने जो भी क्षण चुने, उन्होंने आज की खुशी को बनाया। हर कोई सिर हिला रहा था और एक बार फिर एक दूसरे के अस्तित्व के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उसके बाद इस परिवार ने नियमित रूप से विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और स्थानीय त्योहारों में भाग लिया और विभिन्न अनुभवों का आनंद लिया, जो परंपरा और आधुनिकता को एक साथ लाते थे। समय के साथ उनके द्वारा एक साथ बनाई गई यादें और भी गहरी होती गईं और जैसे-जैसे बच्चे बड़े हुए, उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने पारिवारिक इतिहास को विरासत में प्राप्त किया और इसकी कीमत को महसूस किया। प्रत्येक त्योहार सभा में हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य अनमोल है, यह वाक्य बोला जाता था और वे ईमानदारी से एक दूसरे की भलाई और स्वास्थ्य की परवाह करते थे और गर्मजोशी से गले मिलते थे। ये दो परिवार अब वास्तविक जीवन साथी के रूप में पुनर्जन्म ले चुके थे, साधारण रक्त संबंध से परे। विभिन्न देशों के लोगों का मिलना, नए परिवार बनाना और एक साथ भविष्य की योजना बनाना कई लोगों के लिए प्रेरणादायक था। एक दिन इस परिवार ने एक स्वयंसेवक गतिविधि की योजना बनाई, जिसमें वे सभी शामिल हुए। उन्होंने मलेशिया के एक छोटे से गांव का दौरा किया और बच्चों और वयस्कों को गर्म भोजन प्रदान करने के लिए एक स्वयंसेवक परियोजना शुरू की और उपेक्षित पड़ोसियों को प्यार फैलाया। हमें वह प्यार वापस देना चाहिए जो हमें मिला है। सही है। आइए हम दूसरों के साथ उस खुशी को साझा करें जिसका हमारे परिवार ने आनंद लिया है। उस दिन स्वयंसेवा में एक साथ रोने और हंसने वाले परिवार ने कसकर हाथ पकड़े और कसम खाई। हमारा जीवन हर पल एक अनमोल उपहार है, जिसमें पछतावे के लिए कोई जगह नहीं है। आइए हम एक दूसरे का समर्थन करते रहें और एक साथ चलते रहें। बच्चे अपने माता-पिता की बातें सुन रहे थे और भविष्य में उन्हें मिले प्यार को दूसरों तक पहुंचाने का सपना देख रहे थे। इस तरह इस परिवार ने ईमानदारी से एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और कठिन परिस्थितियों में भी कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। कई वर्षों तक अधिक समृद्ध दिन बिताए। कभी-कभी चुनौतियां और परीक्षण उनके व्यक्तिगत जीवन में आते थे, लेकिन वे हमेशा एक साथ मुस्कुराते थे और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे। यह दृश्य एक मार्मिक नाटक जैसा था। हर साल पारिवारिक सभाओं में बुजुर्ग ईमानदारी से कहते थे, इस रास्ते को चुनना हमारे जीवन का सबसे अच्छा विकल्प था और युवा पीढ़ी उनकी कहानियों से गहराई से प्रभावित होती थी और अपने भविष्य के जीवन के लिए संकल्प लेती थी। हमारा परिवार हमेशा एक ऐसा परिवार रहेगा जो एक दूसरे के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करेगा। हम इस रास्ते को चुनने का कभी पछतावा नहीं करेंगे। हर कोई एकजुट होकर चिल्लाया, खुश मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। ये समय बीतने के साथ ये दो परिवार अब एक पीढ़ी से परे एक परिवार के लिए इतिहास बना रहे हैं। पहले बच्चे बड़े हुए और उन्होंने अपने छोटे परिवार शुरू किए और नए जीवन का जन्म आशा का एक और बीज बन गया और पूरे परिवार को सक्रिय किया। एक बड़ी पारिवारिक सभा में हर कोई एक साथ इकट्ठा हुआ और बचपन से एक साथ रहने की यादों को याद किया। भाई बहनों ने अपने युवावस्था की चुनौतियों, परीक्षणों और उन क्षणों के बारे में बात की जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की।
और हर बार एक दूसरे की आंखों में गर्मजोशी भरे भाईचारे और विश्वास की पुष्टि की। हम आज खुश हैं क्योंकि हम एक साथ हैं। भविष्य में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमारा परिवार नहीं बदलेगा, भाई बहनों ने कहा। हर शरद ऋतु में यह बड़ा परिवार अपने गृहनगर के विशाल खेतों में एक बड़े पैमाने पर पिकनिक का आनंद लेता है। चौड़े लॉन पर कंबल बिछाए जाते हैं और हर परिवार द्वारा तैयार किए गए भोजन और पेय साझा किए जाते हैं। बच्चों की हंसी और बड़ों की गर्मजोशी भरी बातचीत सामंजस्यपूर्ण रूप से मिश्रित होती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के जीवन के लिए जयकार करते हैं और कभी-कभी अतीत के दर्द को भूल जाते हैं और भविष्य के लिए अपने सपनों के बारे में बात करते हैं। उस रात गर्म रोशनी में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने चुपचाप कहा, हमारा जीवन हर पल एक अनमोल उपहार है जिसमें पछतावे के लिए कोई जगह नहीं है। हर किसी ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया और एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़े। इसके अलावा इस बड़े परिवार ने विदेश यात्रा का भी आनंद लिया। उन्होंने मलेशिया, जापान और यूरोप जैसे विभिन्न देशों की एक साथ यात्रा की और प्रत्येक क्षेत्र की संस्कृति और इतिहास को समझने में समय बिताया और नए लोगों के साथ संवाद किया। यात्रा के दौरान मिली अनगिनत घटनाओं ने एक दूसरे के जीवन के दृष्टिकोण और मूल्यों को और भी मजबूत किया और एक बार फिर यह महसूस कराया कि परिवार कितना अनमोल है और आपसी विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। यात्रा से लौटने के बाद घर में इकट्ठा हुए परिवार ने एक दूसरे के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी और कहा, ये सभी अनुभव साबित करते हैं कि हमने जो रास्ता चुना वह सही था। हम एक दूसरे के लिए इतना कुछ कर पाए। यह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। समय बीतने के साथ अब हर कोई परिपक्व वयस्क बन गया था और साथ ही नए सपनों का सपना देखना शुरू कर दिया था। भाई बहन एक साथ बैठे और भविष्य के बारे में ईमानदारी से बातचीत की। हमने अपने जीवन के समय का कभी पछतावा नहीं किया। हमने पहले ही एक दूसरे की पुष्टि कर ली है। सही है। ये सभी कठिनाइयां, परीक्षण और खुशियां हमें आज इस जगह पर ले आईं। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, हम साथ रहेंगे। इस तरह ये दो परिवार अपनी-अपनी जगह पर नई चुनौतियों के लिए तैयारी करते हैं और दूसरी ओर उन्होंने अपने अपरिवर्तित पारिवारिक प्रेम और भाईचारे की फिर से पुष्टि की। छोटे बच्चे अपने माता-पिता और दादा-दादी द्वारा बताई गई पुरानी कहानियों को सुनते थे और इस विश्वास को स्वीकार करते थे कि उनके भविष्य के जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वे एक दूसरे की मदद करेंगे और एक साथ रहेंगे। हमारा परिवार, आइए हम प्यार करना जारी रखें और कदम दर कदम आगे बढ़ें। आइए हम एक बार फिर महसूस करें कि इस पल में हम एक साथ कितने खुश हैं। वे सभी कहते हैं, नए कल की ओर आशा भरे कदम बढ़ाते हुए। दुनिया में अनगिनत रिश्ते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हमारे परिवार की तरह एक दूसरे के प्रति इतने गर्मजोशी भरे प्यार और विश्वास से भरे हुए हैं। भाई बहनों और उनके बच्चों ने अनगिनत उतार चढ़ाव का अनुभव किया और इस खुशी को बनाया। एक दिन पारिवारिक सभा में एक दूसरे से ऐसे सवाल पूछे गए, क्या आपको कभी इतना दूर तक जीने का पछतावा हुआ है? हर बार हर किसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई पछतावा नहीं। केवल हर पल जब हम एक साथ होते हैं, वह अनमोल होता है और एक दूसरे की आंखों में चमकती ईमानदारी की पुष्टि की। इस तरह समय बीतने पर भी सभी सदस्य अब परिवर्तित विश्वास और प्यार से एक दूसरे को गले लगाते हैं।
हर किसी का जीवन पथ अलग होता है और कभी-कभी कठिन क्षणों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन यह सब अंततः परिवार नामक बाड़े में इकट्ठा होता है और सच्ची खुशी का निर्माण करता है। हमारा परिवार इस पल में खुश है और भविष्य में भी खुश रहेगा, क्योंकि हम एक साथ पैदा हुए हैं। इन शब्दों के साथ हर किसी का दिल एक हो गया और यह आवाज एक शाश्वत पारिवारिक गीत बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरेगी। समय बीतने के साथ परिवार का प्यार और भी गहरा होता गया और हर साल सभा में एक दूसरे की गर्मजोशी भरी यादों, स्मृतियों और भविष्य के सपनों की फिर से पुष्टि करने का अवसर मिलता था। बच्चे बड़े हुए और अपने सपनों का पीछा किया, जबकि माता-पिता हमेशा एक विश्वसनीय सहारा थे, जिन पर वे किसी भी जरूरत के समय भरोसा कर सकते थे। उन्होंने एक दूसरे की सफलताओं का एक साथ जश्न मनाया और कठिन समय में भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। यह दृश्य हर किसी के जीवन के लिए एक वास्तविक उदाहरण बन गया। अब भाई-बहन और उनके सभी बच्चे एक साथ चिल्लाते हैं, हमें अपने चुने हुए रास्ते और हमने जो रास्ता चला उसका पछतावा नहीं है। इस पल में हमारा परिवार सबसे अनमोल उपहार है। उनकी आवाजें धरती को हिलाती हैं और आकाश में गूंजती हैं। दुनिया को बताती हैं कि उनका प्यार और भाईचारा कितना गहरा है। अनजाने में दिन ब दिन बीतता गया और एक और वसंत आ गया। इसलिए इन दो परिवारों ने एक बार फिर एक बड़ी पारिवारिक सभा आयोजित की, अतीत को याद किया और भविष्य के लिए अपने सपनों के बारे में बात की। उस सभा में भाई-बहनों ने एक ही आवाज में कहा, हमारे जीवन में चुने गए सभी क्षण इतने सुंदर होने के लिए ही थे। आज की खुशी, कल का आनंद, सब कुछ इसलिए संभव है क्योंकि हम एक साथ हैं। हर कोई एक दूसरे पर गर्मजोशी से मुस्कुराया और बच्चे देखते हुए भविष्य की आशा का सपना देखते थे। इस तरह इन दो परिवारों ने एक दूसरे के संबंधों में पछतावा रहित जीवन के मूल्य की फिर से पुष्टि की और भविष्य में हमेशा एक दूसरे की रक्षा करने की कसम खाई। मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। यह एक ही पुकार सभी पीढ़ियों के परिवार के सदस्यों के दिलों में गहराई से अंकित हो गई। अब वे भविष्य में एक साथ यात्रा करने और अधिक यादें बनाने और नई पीढ़ी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। एक दूसरे के दर्द, खुशी और जीवन के उतार-चढ़ाव में अटूट पारिवारिक प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हुए वे कदम दर कदम भविष्य की ओर बढ़ते हैं। हर किसी ने एकजुट होकर कसम खाई, हम इस रास्ते को चुनने का कभी पछतावा नहीं करेंगे। इस पल में हमारा परिवार सबसे बड़ी खुशी है। इस प्रकार ये दो परिवार हमेशा एक दूसरे की गर्मजोशी भरी बाहों में आशा का गीत गाते हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे। उम्मीद है कि भविष्य के सभी दिन प्यार और खुशी से भरे रहेंगे, जैसे अभी हैं। आज देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें।